नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं फिर से हमारे साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न, और उनमें इस प्रैक्टिस सेट में ये भी शामिल किए जा रहे हैं कि जो संभावित प्रश्न है जो आ सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप देख पा रहे हैं आज की जो हमारी क्लास है वो 15 नंबर की क्लास है, 15वें नंबर की क्लास है। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। प्रश्न देखिए आप पहला, What is meant by fiscal deficit? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है तो समझिए। फिस्कल का मतलब है एक फिक्स टाइम में डेफिसिट का मतलब है घाटा। डेफिसिट का मतलब क्या है? घाटा। तो घाटा होता कब है? तो एक कहावत आपने सुनी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि इनकम तो है 50 पैसे की, इनकम तो है 50 पैसे की, ठीक है। और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है कितना? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है कितना? 1 रुपया। तो ये तो घाटा हो गया 50 पैसे का। तो वही है कॉन्सेप्ट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, यानी कि इतना राजस्व नहीं आ रहा है जितना खर्चा हो रहा है, उसे ही बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका बजट में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। कहां होती है? बजट में इस्तेमाल होती है। बजट हाल ही का आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चैनल पर पूरी बजट की क्लास डली हुई है, आप देख सकते हैं उसको। हाल ही में बजट में देखो एक मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है बिहार में। बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है। मखाना बोर्ड बिहार में बनेगा, है ना, ध्यान रखेंगे। दलहन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए इसमें दलहन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए बजट में बात की गई है। और अटल थिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए बजट में बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को प्रमोट करने के लिए बजट में बात की गई है। तो बजट वाली क्लास आप देख लीजिए अच्छे से। आगे, इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड? भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है? तो वो उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विच इंडियन लेक इज नॉन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड? भारत की कौन सी जो झील है वो तैरते हुए द्वीप के लिए जानी जाती है? बताओ भाई, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंट दे देता हूं आपको, मणिपुर में है ये। तैरते हुए पानी की झील मणिपुर में है, और वो कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। बड़े ही बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम में। आगे, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन विच टू हिस्टोरिकल फिगर्स एंड व्हाट वाज इट्स मेन आउटकम? तो भैया शिवाजी और मुगल के बीच में हुई थी। शिवाजी और मुगल के बीच में हुई थी ये ट्रीटी। ध्यान रखना, पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह, है ना, मुगल की तरफ से, इनके बीच में हुई थी। और यहाँ पे 23 किले शिवाजी ने दे दिए थे मुगलों को। किनको दे दिए थे? मुगलों को। ठीक है, तो पुरंदर की जो संधि 1665 में हुई वो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई। जयसिंह मुगलों के साथ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? गुप्त साम्राज्य में वो कौन सा शासक था जिसे महाराजा धीराज का टाइटल मिला? जिसे महाराजा धीराज का टाइटल मिला, कौन सा वो शासक था? तो वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसे क्या कहा गया? सबको महाराज, इसको महाराजा धीराज। महाराजा धीराज कहा गया।
क्या कहा गया? महाराजा धीराज। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे आप। देखो ये पूरा साम्राज्य चला कहां? ये चला, देखो छोटा सा एक टाइमलाइन बता देता हूं आपको। 16 महाजनपद से बात स्टार्ट होती है, 16 महाजनपदों से बात स्टार्ट होती है, 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा रहा? सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा रहा? वो था मगध। कौन सा था? मगध। अब मगध पर हर्यक डायनेस्टी ने भी रूल किया है ना, और शिशुनाग और आपका नंदवंश। लेकिन मगध पर जो सबसे पावरफुल किंगडम आया, साम्राज्य आया, वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य आए, है ना। मौर्य के बाद उत्तर मौर्य आए, यानी कि लेटर मौर्य, और लेटर मौर्य के बाद आए गुप्ता, पावरफुल गुप्ता टाइम पीरियड। आपका कल्चर के लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है गुप्ता एज। ठीक है, तो याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज कहा गया इनको। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है? तो ध्यान से समझेंगे, आंसर तो इसका आर्टिकल 32 है, लेकिन अब मैं बताता हूं आपको, ये बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकार की। किसकी बात हो रही है दोस्त? ये बात हो रही है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात हो रही है। ये मौलिक अधिकार जो कि हमने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। कहां से? यूएसए से, अमेरिका से लिया है। और ये फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल इससे जो रिलेटेड हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं। आर्टिकल इससे रिलेटेड कौन से हैं? 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है भाई, अब शुरुआत में जब फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स यानी कि एफआर, इनकी संख्या कितनी थी? टोटल 7। इनकी संख्या कितनी थी? टोटल 7। लेकिन फिर क्या हुआ? 70, फिर क्या हुआ? 44th अमेंडमेंट किया गया संविधान में। 44 अमेंडमेंट किया गया 1978 में। ठीक है, इस अमेंडमेंट के जरिए परिणाम क्या रहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में से बाहर कर दिया, बाहर कर दिया इसको, और इसको नई जगह दे दी। नई जगह कहां पर मिली इसको? इसको मिली आर्टिकल 300 ए में। और यहां ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहां पे है ये क्या? लीगल राइट। यहां पे क्या है? ये लीगल राइट है। ठीक है, तो राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट अगेंस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 बचे, ये 7वां खत्म हो गया। अब जो बचे वो कौन से थे? तो वो हैं आपके, जैसे राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिफ्थ वन है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। छठवा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट्स अभी हैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है जो सीधे जनता पे नहीं करती, यानी कि जिस पर लगाया इंपोज किया जाता है वो व्यक्ति पे नहीं करता, दूसरा करता है। तो ध्यान रखना जीएसटी, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लगाया जाता है कंपनीज के प्रोडक्ट पर, पे करता है कस्टमर जो उसे खरीदता है, ठीक है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पे करती है, डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स धन पे टैक्स लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन ये जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ध्यान रखना। जीएसटी 2016 में बिल पास हो गया था, 2017 से 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है 101, ठीक। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया जीडीपी, भारत की जो जीडीपी, हमने लास्ट क्लास में कल देखा था कि भारत की जीडीपी के बारे में क्वेश्चन था, कौन कैलकुलेट करता है, तो एनएसओ करता है। अभी देखिए जो जीडीपी होता है उसमें किस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा होता है, तो 3 सेक्टर होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है सेवा क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में आता है वो है सेवा क्षेत्र का, 50% से भी मोर देन सेवा क्षेत्र का है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र, सबसे कम, ठीक है। अगर लेबर पार्टिसिपेशन का बात करें तीनों में अगर सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में काम करते हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां देखो सर्विस सेक्टर, ये आ जाएगा आंसर। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इंडियाज जीडीपी। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी एज ऑफ रिसेंट डेटा, भारत की वर्ल्ड में नॉमिनल जीडीपी के कंटेस्ट में कौन सी रैंक आती है, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवीं, बताओ भाई। 24वां प्रश्न आपके सामने। तो देखो इंडिया की जो रैंक है 5th नंबर पे है, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी के लिए 5वें नंबर की रैंक है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है भाई बताओ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहां देखें आप, ये तो इंडिया यहां पे लाई करता है, ठीक है। यानी कि ये लाइन है आपकी 0 डिग्री, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर है। इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो उसकी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, कौन सा वो राज्य है जिसकी तटीय रेखा
सबसे लंबी है? तो ये तो कॉमन सवाल है, याद रखेंगे 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर जो तटीय रेखा है सबसे लंबी, वो गुजरात की है समुद्र के साथ। समुद्र के साथ जो तटीय रेखा है सबसे लंबी है गुजरात की, ठीक है, 1600 किलोमीटर लगभग। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई बिहार में बाढ़ आती है सबसे ज्यादा कोसी नदी की वजह से। कोसी नदी की वजह से जो है सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी रिवर को कहा जाता है। During the Mauryan Empire, which text provided detailed information on administration and the structure of the Mauryan government? मौर्य साम्राज्य के समय वो कौन सा कृति है, रचना है, टेक्स्ट है जो मौर्यों के प्रशासन के बारे में, मौर्य सरकार की संरचना के बारे में सबसे सही सटीक ज्यादा जानकारी देता है? तो वो है अर्थशास्त्र नाम की किताब। वो है अर्थशास्त्र नाम की किताब। तो ध्यान रखेंगे कौटिल्य, कौटिल्य, इन्हीं को आप चाणक्य कहते हैं, इन्हीं को दोस्त हम कहते हैं चाणक्य। और इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त शर्मा है, तो विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो इन्होंने ही लिखी है अर्थशास्त्र नाम की किताब, इन्होंने ही लिखी है अर्थशास्त्र नाम की बुक, ठीक है। तो ये बुक है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अर्थशास्त्र प्योर पॉलिटिकल बुक है, अर्थशास्त्र प्योर पॉलिटिकल बुक है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य का प्रशासन कैसे चलाएं, राजा की ड्यूटीज क्या हैं, वो सब बताया गया है। एक चीज जो यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो एक नाम आपने शायद सुना हो मैकियावेली का, मैकियावेली, इनका नाम सुना है? मैकियावेली भी ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं और कौटिल्य इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, ये भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। मैकियावेली की भी एक फेमस किताब है जिसका नाम है द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस। द प्रिंस में भी मैकियावेली ने बताया है स्टेट क्राफ्ट के बारे में कि राजा को स्टेट कैसे चलानी है। तो ध्यान रखना दोनों लोग एक जैसे ही हैं, कौटिल्य इंडिया में और मैकियावेली है ना इटली में, ठीक है, फ्लोरेंस इटली। तो ध्यान रखना कौटिल्य को इंडिया का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य इज ऑल्सो नॉन एज, कौटिल्य इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन मैकियावेली, इंडियन मैकियावेली, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दोनों की समानता मैंने आपको बता दी। आगे देखें, द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कौन सी हिल पर मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 29। तो भैया नीलगिरी हिल्स। कहां पर? नीलगिरी हिल्स। यहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स, यहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं, याद रखेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडमान और निकोबार आपस में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, कैसे? अंडमान और निकोबार आपस में एक दूसरे से पृथक होते हैं, किसके जरिए? जल्दी से बताओ भाई, किसके जरिए होते हैं अंडमान और निकोबार एक दूसरे से पृथक? तो 10 डिग्री चैनल, किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये पृथक हो जाते हैं। आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है,
एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, इनके नाम बताओ आप। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया यानी कि छोर, भारत के जो छोर हैं, नॉर्थ से लेके साउथ और वेस्ट से लेके ईस्ट, तो ये जो चार छोर हैं, कॉर्नर, इनको क्या नाम से हम जानते हैं? इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। चारों के नाम बताओ। नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है भारत का, ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, और साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? अंतिम छोर चारों दिशाओं में किस नाम से जानते हैं इसको? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, ठीक है? कमेंट सभी लोग करेंगे, कमेंट सभी लोग करेंगे, ठीक है भाई? ध्यान रखेंगे, कमेंट्स करेंगे सभी लोग। अब ये देखो, एक और सवाल है, स्कोर्स 2.0 क्या है? सखी, सखी पोर्टल क्या है? ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु क्या है? ये जो न्यूज में रहे हैं, ये 2024 के जो इंपोर्टेंट हैं वो हैं, क्या है आपको ये बताना है। उसके बाद ऑपरेशन जज्बा, ऑपरेशन जज्बा क्या है? आप लोग क्लास में जो पढ़ते हो कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है? ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। और एक और प्रश्न, शिखर धवन जानते ही हैं आप? शिखर धवन, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, संन्यास लिया है कि किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट से या डोमेस्टिक क्रिकेट से या दोनों से, किससे लिया है वो बता देंगे, ठीक है? और लेटेस्ट, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान अभी मैच हुआ था, तो विनर कौन है? इंडिया है। कितने विकेट से जीता है इंडिया? कमेंट करके बता देंगे, ठीक है भाई? याद रहेगा, क्लियर है? चलो, तो ये हमने डिस्कस किया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।